गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका कंपनी लॉ का यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज़ चैप्टर 18 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। दो टॉपिक हैं आपके यूनिट 4 के अंदर, एक तो बोरोइंग्स वाला टॉपिक है और एक ये है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, तीन टॉपिक्स हैं वैसे, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसमें से हम दो चैप्टर करेंगे 16 एंड 18। तो अभी मैं आपका 18 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देखो बेटा, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मीन्स वी आर एंडिंग द लाइफ ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ लीगल प्रोसेस ऑफ व्हाट, of dissolving the company, of coming at the end of the life of company. अब कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है विच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। तो अब हम जब इसको डिज़ोल्व करने की बात करेंगे, हाउ वी विल डिज़ोल्व इट बाय लॉ। तो जब वाइंडिंग अप की हम बात करते हैं, हम ऐसे ही नहीं कह देते बैठे बैठे कि चलो आज कंपनी बंद करते हैं। इसके भी तरीके होते हैं, दैट हाउ वी विल वाइंड अप आर कंपनी। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप मीन्स इन वेज इन विच वी विल वाइंड अप आर कंपनी। कंपनी कैन बी वाउंड अप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ways. What are the ways? First is compulsory winding up under NCLT and second is voluntary winding up. क्लियर हो रहा है? फर्स्ट कौन सा है? कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड सेकेंड इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वो भी वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम कोई चीज़ अपने आप करते हैं। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ कंपल्सरी हमारे ऊपर थोपी जाती है, दैट यू हैव टू डू इट, दिस इज कंपल्शन, यू हैव नो चॉइस। क्लियर? अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के भी दो पार्ट्स हैं, दैट इज मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मीन्स जहाँ पर मेंबर्स अग्री कर रहे हैं दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज वेयर द क्रेडिटर्स आर इन फेवर ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। अब हम वन बाय वन करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चे। पहले हम करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर NCLT। देखो, कंपल्सरी का मैंने आपको बताया, वेयर नो चॉइस इज गिवन टू यू। क्लियर? और NCLT का फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वैसा ट्रिब्यूनल है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है रिलेटेड टू अ कंपनी। क्लियर? अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जब हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं NCLT के अंडर, तो वो किस तरीके से होगी। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। किस तरीके से हम कर सकते हैं वाइंड अप? वो कह रहा है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करना पड़ेगा। अगर हम NCLT के अंडर अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके के अंदर हमें सबका अग्रीमेंट चाहिए होगा दैट ऑल मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स आर रेडी टू वाइंड अप द कंपनी। देखो बेटा, इसके अंदर एक बात की गई है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो होता है इज फार cheaper and speedier than winding up by the NCLT। मतलब अगर हम NCLT के अंडर अपना कर रहे हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, देन इट इज़ महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव। बट अगर हम वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हैं तो वो स्पीडियर भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है एज कम्पेयर टू कंपल्सरी वाइंडिंग अप। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? वेयर द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहला क्लियर हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, फटाफट बोलो मेरे साथ, कि हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं तो। क्लियर? सेकेंड में वो कह रहा है कि अगर कंपनी ने NCLT के अगेंस्ट या हमारी कंट्री के अगेंस्ट के हित के अगेंस्ट कोई काम किया है, कोई उसने हमारी एनिमी कंट्री को फेवर किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे हमारी स्टेट्स को, हमारी सिटीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा कि कंपनी NCLT कंपनी को वाइंड अप करने के ऑर्डर्स दे सकती है। थर्ड पॉइंट इज वाइंडिंग अप ऑफ सिख कंपनीज। सिख कंपनी का मतलब होता है बेटा जिस
जिसने लास्ट 5 ईयर्स में कोई प्रॉफिट अर्न ना किया हो, लॉसेस में जा रही हो पिछले 5 साल से, तो ऐसी कंपनीज को भी NCLT के अंडर हम वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट इज वाइंडिंग अपॉन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एप्लीकेशन भेज देता है NCLT को कि ये लोग मुझे प्रॉपर बुक्स नहीं दे रहे हैं, या इनका जो बिजनेस है फ्रॉड है, या ये चीट कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी NCLT कंपनी को वाइंड अप कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉल्ट ऑफ कंपनी इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराया है रजिस्ट्रार को, तो इस केस में भी NCLT आपकी कंपनी को वाइंड अप कर देगा। नेक्स्ट इज नॉट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम और सस्पेंड बिजनेस। अगर आपने अपना बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपकी कंपनी डिफंक्ट कंपनी है, तो NCLT ऐसी कंपनीज को भी वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू पे डेप्ट। अगर आपकी कंपनी के अंदर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे कर सके, तो इस केस के अंदर भी वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। जस्ट एंड इक्विटेबल। जब NCLT को लगता है कि वाइंड अप करना सबके हित में रहेगा, कंट्री के भी, कंपनी के भी और उसके क्रेडिटर्स के भी, तो इस केस के अंदर भी NCLT ऑर्डर दे देती है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। क्लियर हो गया। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या क्या पढ़ा हमने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। अगर कंपनी कंट्री के हित में काम नहीं कर रही है तो उसको हम वाइंड अप करा सकते हैं। अगर कंपनी सिक कंपनी है तो उसको वाइंड अप करा सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन दे दिया है कि ये कंपनी फ्रॉड काम कर रही है या इनका बिजनेस ठीक से नहीं है, तो हम कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रार के पास पिछले 5 साल की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराई हैं तो आपका वाइंड अप हो जाता है। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो कंपनी वाइंड अप हो जाती है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है आपका डेब्ट्स पे करने की, तो आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाती है। अगर NCLT को लगता है कि इट इज़ जस्ट इन इक्विटेबल टू ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, देन इट मे एंड इट कैन वाइंड अप द कंपनी एनी टाइम। क्लियर हो गया बेटा? इजी से थे ना पॉइंट। चलो, इसमें से क्वेश्चन आता है वाइंडिंग अप में से। अब नेक्स्ट है इसका पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, मतलब कि कौन कौन पिटीशन की एप्लीकेशन दे सकता है। तो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? फर्स्ट इज पिटीशन बाय द कंपनी। क्लियर है? कंपनी दे सकती है, क्रेडिटर्स दे सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने भी कंपनी को बनाने के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, ओरिजिनल अलॉटीज, जो भी कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऊपर जितनी भी पार्टीज हैं इनमें से कोई भी पार्टी मिलकर पिटीशन दे सकती है। नेक्स्ट इज पिटीशन बाय द रजिस्ट्रार, ये हमने पहले भी पढ़ा। लास्ट इज पिटीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? हु कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? कंपनी खुद, उसके क्रेडिटर्स, उसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स, उसका रजिस्ट्रार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। अब मैंने कह दिया कंपनी को वाइंड अप कर दो, पर इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपने रजिस्ट्रार को वो बताना होता है कि मेरी कंपनी अब वाइंड अप होने जा रही है। तो आपको क्या करना है, 7 डेज के अंदर अंदर वो लेटर अपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को या रजिस्ट्रार को देना है। क्लियर हो गया? फिर वो कह रहा है कि अब जो आपको कॉपी मिली है 7 दिन के अंदर अंदर आपने वो कॉपी निकलवा ली NCLT से कि कंपनी अब वाइंड अप होगी। अब उस कॉपी को आपने जमा करना है रजिस्ट्रार के पास कितने दिनों में? विदिन 30 डेज। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिटिशनर एंड कंपनी टू फाइल द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। क्लियर हो गया? फर्स्ट वाले में क्या था? NCLT मेक्स एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग up of company that NCLT has made order that company should be wind up, बट वो कितने दिन में दे देगा वो ऑर्डर? अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। मैंने आज 7 दिसंबर को कहा है कि कंपनी वाइंड अप होती है। मैं यहाँ पर कौन हूँ? मैं NCLT हूँ। तो NCLT ने पास कर दिया ऑर्डर कि आपकी कंपनी वाइंड अप होगी, तो 7 डेज के अंडर अंडर आपने
जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने NCLT से ये ऑर्डर्स रिटन फॉर्म में निकलवा लेने हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वीक्स, ये पुराना था बेटा, अब 1 वीक का टाइम मिलता है, तो आपने यहाँ पर 1 वीक कर लेना। क्लियर हो गया। 7 दिसंबर अगर मैंने ऑर्डर्स दिया है तो 14 दिसंबर का टाइम है आपके पास, इस दौरान में आपने मेरे से ये ऑर्डर्स लिखित रूप से ले लेने हैं। सेकंड में वो कह रहा है कि जब आपके पास वो ऑर्डर्स की कॉपी आ गई है, आप रख के क्या करोगे, आगे रजिस्ट्रार को दे दो। कितने दिन के अंदर देने हैं, 30 डेज के अंदर वो किसके पास पहुंच जाने चाहिए, रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि जब ये ऑर्डर्स पास हो जाते हैं तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि उनका काम उसी दिन से, उनकी नौकरी उसी दिन से ख़त्म मानी जाती है जिस दिन से वाइंडिंग अप ऑर्डर मिल जाते हैं। पर वो इस केस में ये कह रहा है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है कंपनी का या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। नहीं तो जिस दिन कंपनी ने वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया और कंपनी के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो उस दिन से कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नौकरी उस दिन से ख़त्म मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट इज सूट्स स्टेज। सूट स्टेड का मतलब है कि जिस दिन आपको वाइंडिंग अप के ऑर्डर मिल जाते हैं उस दिन से कोई भी कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो कंपनी ने काम करना ही बंद कर दिया है, तो फर्दर आप उसके ऊपर अब कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है सबमिशन ऑफ ऑडिटेड बुक्स एंड अकाउंट्स टू NCLT। यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी आपकी ऑडिटेड बुक्स हैं और अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका लेजर, आपके जर्नल एंट्रीज, आपकी बैलेंस शीट, आपने सब कुछ किसको सबमिट करना है, रजिस्ट्रार, आपने NCLT को सबमिट करना है। और कितने दिन में सबमिट करना है, 30 डेज के अंदर सबमिट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। उसके बाद है आपका पॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर। मतलब अब आप कोई एक लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे। लिक्विडेटर कौन होता है, जो आपकी एसेट्स को सेल करेगा मार्केट के अंदर, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, लिक्विड में। लिक्विड इज कैश। तो आप एक लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे जो कंपनी के सारी, अब जो कंपनी का पैसा हमें चुकाना है, लोगों को देना है मार्केट के अंदर, तो लिक्विडेटर कंपनी की एसेट्स को सेल करके, लैंड को सेल करके, मशीनरी को सेल करके, शेयर्स को सेल करके क्या करेगा, पैसा लेगा और सबके पैसे चुकाएगा। तो एक हमें ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना होगा। एक पॉइंट इसमें मिस हो गया बेटा, इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। इसमें वो कह रहा है कि क्या इफेक्ट होता है वाइंडिंग अप ऑर्डर का, किसके फेवर में होता है वाइंडिंग अप ऑर्डर। जो भी ऑर्डर्स होते हैं किसको ध्यान में रख के दिए जाते हैं, क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको, उन्होंने जितना पैसा लगाया उनको वो उनका पैसा मिलना चाहिए। क्लियर हो गए पॉइंट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप के, कि आपने एक हफ्ते में NCLT को बताना है, NCLT से ऑर्डर लेने हैं, NCLT से ऑर्डर मिल गए 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को देने हैं, सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की नौकरी खत्म मानी जाएगी, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, आपको सारी ऑडिटेड बुक्स जमा करानी होंगी NCLT को 30 दिन के अंदर अंदर। जितना भी अफेक्ट होता है वाइंडिंग अप ऑर्डर का वो हमेशा क्रेडिटर्स के फेवर में होता है, और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है आपको वो अपॉइंट करना पड़ेगा और वही कंपनी का एक लिक्विडेटर माना जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। प्लीज़ ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर आ रही हूँ कि हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो और फिर हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट है इसके अंदर टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। आपको लिक्विडेटर का मतलब समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे, नहीं आया तो मैम आपको बताएंगी। ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब वो कह रहा है आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन वाइंडिंग अप। वो क्या करेगा, वो सारे काम करेगा जो वाइंडिंग अप के अंदर ज़रूरी होते हैं। जैसे कि वो उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना, कोई उसने एसेट बेची है तो उसने वो एसेट बेच के चुपचाप से अपने पास प्रॉफिट नहीं रख लेना, अपनी कोई पर्सनल एसेट नहीं बेचनी कंपनी के नाम पर। तो जो उससे मांगा गया है वाइंडिंग अप की प्रोसेस में, उसने वो सारा काम बहुत अच्छे से करना है। सेकंड में वो कह रहे हैं टू टेक कंपनीज प्रॉपर्टी इन कस्टडी। सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने अंडर ले लेगा, ताकि उसको पता रहना चाहिए कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे सेल करनी है और कितनों के पैसे उसको देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक कॉल्स। टू मेक कॉल्स का मतलब है कि जितने पैसे शेयर होल्डर से रह गए हैं अभी लेने के लिए, कोई कहता है हम 2 दिन में दे देंगे या अभी
हम लेट फीस के साथ सबमिट कर देंगे अपनी कॉल, तो उनसे पैसे निकलवाना, क्योंकि शेयर होल्डर भी तो उनके लायबल होते हैं ना, जितना अगर लिमिटेड लायबिलिटी है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं, तो यहाँ पर लिक्विडेटर का काम होगा उनसे कॉल्स लेना, जितनी उनकी रिमेनिंग कॉल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है टू पे कंपनीज डेप्ट। टू पे कंपनीज डेप्ट का मतलब है कि कंपनी के जितने हमारे देनदार हैं, हमें उन्हें पैसे चुकाने हैं। वो कैसे चुकाएंगे पैसे? हमने कॉल्स मंगवा ली, हमने प्रॉपर्टी कस्टडी में ले ली, हमने उसको बेच दिया, तो जो पैसा आया उससे हमने कंपनी की उधारी चुकानी है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स। अब लिक्विडेटर क्या करेगा? प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा कि उस क्या क्या मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स में क्या बातें डिस्कस हुई, किस तरीके से कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, किस तरीके से पैसा चुकाया जाएगा, उसको ये सारी रिकॉर्ड्स अपने पास रखने हैं। बेटा प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो और समझते जाओ, जो नहीं समझ आए लिखते जाओ और मेरे से पूछ लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा आपके वाइंडिंग अप वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर टू सबमिट अकाउंट्स। अब यहाँ पर उसने क्या करना है कि हर साल उसने, अगर आपका बहुत लंबा चल रहा है लिक्विडेशन का प्रोसेस, तो साल में 2 बार उसने NCLT को रिपोर्ट करना है और सारी अकाउंट की जो आपकी बुक्स होती हैं वो सब उसको दिखानी है कि ये मैंने किया, ये बेचा, ये खरीदा, इसके पैसे चुकाए, इतनी एसेट है, इतनी रह गई है, ये सब चीज़ें उनको दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंट कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। टू अपॉइंट कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है बेटा यहाँ पर कि लिक्विडेटर के सिर पे कितना सारा काम है। अभी आपने देखा होगा, बुक्स भी मेंटेन करनी है, NCLT को भी सबमिट करनी है, प्रॉपर्टी भी बेचनी है, पैसा भी चुकाना है, तो वो सारे काम अकेले थोड़ी कर सकता है, तो उसको कोई चाहिए साथ में, उसको चाहिए तो वो क्या करेगा? अब जो उसके एक कमेटी बनाएगा मेंबर्स की, जो कि इंस्पेक्ट करेगी कि एक मिनट हाँ, यहाँ पर बेटा अब लिक्विडेटर को हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इतना सारा काम है, तो जो NCLT है वो लिक्विडेटर के लिए एक कमेटी अपॉइंट करेगी, जो सब कुछ इंस्पेक्ट करेगी कि लिक्विडेटर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लिक्विडेटर ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन की हैं या नहीं की हैं, और लिक्विडेटर भी अपनी एक कमेटी बना सकता है कि उसको किस तरीके से लोगों से काम आगे निकलवाना है। नेक्स्ट इज टू सबमिट इंफॉर्मेशन इन पेंडिंग लिक्विडेशन। देखो बेटा, जो टू अपॉइंट कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन है, इसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है कि जो NCLT है अपॉइंट करेगी एक कमिटी, ठीक है, टू एक्ट विद द लिक्विडेटर। किस लिए करेगी? कि वो लिक्विडेटर के साथ काम करेगी, लिक्विडेटर की हेल्प कराएगी उसका काम करने में। तो यहाँ पर अब लिक्विडेटर क्या करेगा कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर मीटिंग बुलाएगा कंपनी के क्रेडिटर्स की और मेंबर्स की कमेटी की, ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकें कि एक्चुअल में ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं या नहीं हैं, और एक्चुअल में ये जितनी अमाउंट हमें बता रहे हैं वो अमाउंट है या नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया इस पॉइंट में? टू अपॉइंट कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन में NCLT ने कमेटी बना दी जो लिक्विडेटर के साथ इंस्पेक्ट करने में उसकी हेल्प करेगी। तो 1 महीने के अंदर अंदर जब हमारा ये कमेटी अपॉइंट हो गई है, तो लिक्विडेटर ने क्या करना है? उस कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन के साथ सारे क्रेडिटर्स को बुलाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है और उनको देखना है कि एक्चुअल में कितनी अमाउंट है, एक्चुअल में ये हमारे क्रेडिटर्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, हो गया, हमने लिस्ट बना ली और ये हमने 1 महीने के अंदर अपनी मीटिंग कर दी। अब वो कह रहा है कि 14 डेज़ के अंदर अंदर, जब हमने मीटिंग की उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने डिसीजन लेना है कि हमने किस क्रेडिटर को कितना देना है, कब देना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर हो गई? 1 मंथ के अंदर अंदर मीटिंग करोगे। मीटिंग होने के बाद उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर सब डिसाइड करोगे कि किस क्रेडिटर को कितना देना है, कैसे देना है। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? मुझे पता है आज मैं बहुत सारा करा रही हूँ, पर बेटा जल्दी से हमारा सिलेबस होगा तभी तो हम रिवीजन कर पाएंगे, और इजी पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज, अब देखो वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई थी, आप नहीं कर पाए 1 महीने के अंदर मीटिंग, आप नहीं डिसाइड कर पाए कि मुझे किस क्रेडिटर को देना है, किसको नहीं देना, तो एक एप्लीकेशन लिख दो NCLT को।
ठीक है, कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो। एनसीईआरटी कहेगी चलो ठीक है, तो तुम्हें मैं विदिन 2 मंथ्स देता हूँ, तुम्हें इस 2 महीने के अंदर अंदर अपनी सारी जो भी आपकी बुक्स हैं वो मुझे दिखानी होंगी कि अब आपने फर्दर क्या प्रोसीडिंग की। देखो बेटा, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि अगर आपकी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग 1 साल के अंदर, 1 साल का टाइम दिया जाता है आपको वाइंडिंग अप करने का, ठीक है, अगर 1 साल के अंदर आप वाइंडिंग अप की प्रोसेस पूरी नहीं कर पाए हैं तो लिक्विडेटर को क्या मिलेगा, 2 महीने का एक्सीडिंग टाइम मिलेगा। जैसे आपकी री आती है, आपको 3 चांसेस मिलते हैं, 3 चांसेस में भी आप री क्लियर नहीं कर पाते तो क्या होता है, आपको एक मर्सी चांस मिलता है, आप बोलते हो यूनिवर्सिटी को मेरी क्लियर नहीं, मुझे दे दो। तो सेम इस केस में है कि 1 साल का टाइम मिला था आपको लिक्विडेशन का, आप नहीं कर पाए 1 साल में वो लिक्विडेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, आपने 2 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, उस 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने वो पूरा करना है अपना वाइंडिंग अप का जो आपका रिमेनिंग रह गया था। क्लियर। अब वो कह रहा है आपने सब चुका दिया, सबको दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया, तो आपने क्या करना है, अगर कोई बैलेंस बच जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आपने क्या करना है, उस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसके अमंग्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अगेंस्ट अमंग्स। सबसे पहले किसको देते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अगर कुछ बच जाता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज को। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो देखो आज हमने क्या किया था, हमने अपना चैप्टर 18 स्टार्ट किया है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसमें हमने देखे 2 तरीके होते हैं वाइंडिंग अप करने के। कौन से तरीके होते हैं, बोलो बेटा, कमेंट में लिखो, फटाफट कमेंट्स में लिखते जाओ, कौन से 2 तरीके होते हैं। हाँ जी, कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है और वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है। आज हमने कौन सा मेथड किया था, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जो हमें एनसीईआरटी से करना है, रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, सिक कंपनी है, इंसॉल्वेंट है, बिजनेस नहीं कर पाई 1 साल तक, और हमें लगता है कि सबके फेवर में है ये करना, तो हम वाइंडिंग अप कर देंगे। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कि कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है, बेटा बताओ, जल्दी बताओ। कंपनी खुद दे सकती है, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते जाओ, कमेंट्स में लिखो कौन कौन वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दे सकता है। कंपनी, हाँ, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, रजिस्ट्रार और सेंट्रल गवर्नमेंट। रट लेना, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कौन दे सकता है एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की। फिर हमने पढ़ा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वाइंडिंग अप के, कि कोई केस नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी मेरी उसी दिन, ऑफिशियल लिक्विडेटर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद वाइंडिंग अप किसके फेवर में होता है, क्रेडिटर्स के फेवर में होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो कंपनी का लिक्विडेटर होता है वो कौन होता है। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, आप मुझे भेजोगे कि कंपनी का लिक्विडेटर कौन होता है। कंपनी के लिक्विडेटर के काम हमने पढ़ लिए, क्या ड्यूटीज थी, कि उसने प्रोसीडिंग करनी है सारी वाइंडिंग अप में, उसने कॉल्स मंगवानी है, कंपनी के डेब्ट्स पे करने हैं, कुछ पैसा बच जाता है तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स को देना है, एक कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन काम करेगी, 14 दिन, 1 महीने के अंदर मीटिंग बुलवाओगे, 14 दिन में डिसाइड करोगे, 1 साल के अंदर अगर नहीं कर पाते वाइंडिंग अप तो क्या करोगे, 2 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। क्लियर। तो यही आज हमने किया, इसको नोट्स बना लो, अच्छे से एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अब हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा डैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप के, टाइप्स करेंगे, कल ये मैं आपको सारा करा दूंगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना बेटा ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप। आई होप आपको समझ आया हो बेटा, नहीं समझ आया हो तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।